स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। हमने पाठ 2 का फसलों का त्यौहार की व्याख्या पढ़ी थी पार्ट 1 में। अब हम यहाँ करेंगे प्रश्नों के हल। इसकी प्रश्नावली और अभ्यास कार्यों को करेंगे। तो बच्चों ये है प्रश्नोत्तर फसलों के त्यौहार। मौसम का अंदाज पाठ में पढ़ाया गया था। मौसम का अंदाज, तो मौसम का अंदाज किस तरीके का है? खिचड़ी में मौसम का अंदाज किस तरीके का है, उसी के संदर्भ में यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। उसके उत्तर हम सॉल्व करेंगे। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो ना देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? सॉरी बच्चों, यहाँ निकाल रही हो या निकाला प्रिंट हो गया है। यहाँ खिचड़ी से मतलब है फसल का त्योहार, जो कि 14 जनवरी और 15 जनवरी को मनाते हैं। ये खिचड़ी का अर्थ यहाँ पर यह है बच्चों कि जो हम सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति 14 जैन और 15 जनवरी को, उसी टाइम का यहाँ पर मेंशन किया गया है खिचड़ी। ठीक है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो क्या होगा? उत्तर, चारों ओर अंधेरा छा जाएगा, जीवन शैली बिल्कुल बदल जाएगी, पेड़ पौधे बिना सूर्य के प्रकाश के जीवित नहीं रह पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी और जीवन यापन के लिए अनाज, सब्जियां और भी आवश्यकता अनुसार चीजें नहीं मिल पाएंगी। प्रकाश संश्लेषण का अर्थ है बच्चों फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण मतलब होता है फोटोसिंथेसिस, जिससे कि सूर्य के रेज से हमारे पौधे फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं और उससे पेड़ों में फल, पौधे, अनाज लगते हैं, जिससे कि हम फुलफिल होते हैं। ठीक है बच्चों। फिर आंसर नंबर 3, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? बाहर देखने, जिनके पास घड़ी नहीं होती वह समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? तो इसका उत्तर है, बाहर देखने से समय का अंदाजा इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि बाहर सूरज नहीं निकला था और चारों तरफ बदली छाई हुई थी। जिनके पास घड़ी नहीं होती उसका वो अनुमान कैसे लगाते हैं? जिनके पास घड़ी नहीं होती है वह सूर्य को अनुमान देखकर लगाते हैं। ठीक है। जैसे जैसे सूर्य उगते हैं, सूर्य आसमान में जिधर जिधर मूवमेंट करते हैं उसके हिसाब से समय का अनुमान लगाया जाता था पहले जमाने में भी, और अब भी हम कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास घड़ी उपलब्ध है इसलिए हम घड़ी ही देखते हैं। तो सूर्य की गति से समय का अनुमान लगाया जा सकता है और आदिकाल से सूर्य को देखकर ही समय का अनुमान लगाते थे। नेक्स्ट है बच्चों तुम्हारी जुबान। तुम्हारी जुबान कहने का अर्थ है कि हम अपनी जबान में इन जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं, हम अपनी जुबान में इसको कैसे बोलेंगे। जैसे कि आज ये लोग के उठे के नइखे का, यह एक बिहारी भाषा है और उत्तर प्रदेश में भी बोले जाने वाली भाषा है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? अपने शब्दों में बोलेंगे, आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या? इसका अर्थ होता है आज ई लोग के उठे के नइखे का, तो आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या? फिर नेक्स्ट आते हैं, जा जा भाग के देख केला के पत्ता आइल की ना। जाओ देख कर आओ केला का पत्ता आया कि नहीं। इसका उत्तर ये है। ठीक है बच्चों। भारत तेरे रंग अनेक। भारत तेरे रंग अनेक, ये भी हमारे पाठ से लिया गया शब्द है बच्चों। ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ करेंगे सॉल्व। नंबर 1, विविधता हमारे देश की पहचान है। विविधता मीन्स
एक जैसा ना होना, विविध, डाइवर्सिटी। विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रूप रंगों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह बनाइए, एक एक उदाहरण लीजिए। ये सारे उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। ये इन सारे उदाहरणों को लेना है और 5-5 बच्चों के समूह बनाने हैं और जानकारी इकट्ठी करना है। जैसे कि जानकारी में चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचनापरक चीजें हो सकती हैं। अपने कक्षा में इसको प्रस्तुत करें। तो इसका बच्चों मैंने लास्ट में दिया है, वीडियो को स्किप ना करें। सचित्र वर्णन मैंने इसका आंसर आपको लास्ट में दिया है। तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? उत्तर, मुझे होली का त्योहार बहुत ही पसंद है। इस दिन हम लोग रंग खेलते हैं, बहुत सारी मौज मस्ती करते हैं, अपनी मित्रों के साथ टोली बनाकर रंग खेलते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ, गुजिया, पापड़ खाते हैं और खुशियों को मनाते हैं। अपने बड़ों को अबीर लगाते हैं। तो होली बहुत ही उल्लास भरा त्योहार होता है बच्चों, जो कि बच्चों को ज़्यादा पसंद है। अब अन्न के बारे में पाठ में हमारे अनाज के महत्व को बहुत ही महत्वपूर्णता के साथ दर्शाया गया है कि अनाज का कितना महत्व है, अनाज कटने पर कितनी खुशियाँ होती है, कितने त्योहार मनाए जाते हैं। मन हर्ष और उल्लास से भर उठता है। हमारा संस्कृति उससे झलकता है, हमारे फसलों से भी हमारी संस्कृति झलकती है। तो आइए बच्चों, इसको हम लोग करते हैं। प्रश्न नंबर क, फसल के त्योहार पर तिल का महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, पता करो। आपको बच्चों पता करना है कि तिल किन किन रूप में इस्तेमाल होते हैं और तिल से क्या क्या बनता है, तिल से क्या बनाया जाता है। तो उसका उत्तर है, तिल को लोग विभिन्न रूपों में प्रयोग करते हैं, जैसे कि तिलकुट बनाने में, तिल के लड्डू बनाने में और तिल के तेल बनाने में, जो कि तिल का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। जी हाँ बच्चों, तिल का तेल बहुत ही लाइट वेटेड होता है। इसको खाते भी हैं और हमारे मांसपेशियों की मजबूती के लिए इसे मालिश के तौर पर भी यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर ख, क्या तुम जानती हो तिल से तेल बनता है और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। उत्तर है सरसों से। सरसों से, देखिए बच्चों, सरसों ये है, ये पिक्चर है सरसों की। इससे भी तेल बनता है, जो कि आम तौर पर हम लोग रोज खाते हैं। ठीक है, रोज इसका यूज करते हैं। सरसों से, सूर्यमुखी के बीज से, सोयाबीन से, धान के भूसे से भी तेल बनता है। मैंने अपने पास की दुकान में मालूम किया है। और ये बच्चों एक मेंशन मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ये है मूंगफली। मूंगफली के तेल से भी बहुत फायदा होता है, मूंगफली से भी तेल बनता है। ठीक है, किसान और चीजों का सफर, ये भी हमारे पाठ का ही एक शब्द है बच्चों, जो कि किसान कैसे चीज़ों को उगाते हैं और उन चीज़ों का जो भी सफ़र होता है वो कहाँ से कैसे किस हिसाब से हमारे यहाँ वो पहुँचते हैं। किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। कहने का अर्थात है कि हम शहर में रहते हैं, हमें तो मालूम ही नहीं है कि बीज बोए कैसे जाते हैं, उगते कैसे हैं, बड़े कैसे होते हैं, उनकी कटाई कैसे होती है, कैसे उन पौधों में से अनाज को अलग किया जाता है, सुखाते हैं, किस तरीके से स्टोर करते हैं और किस विधि द्वारा उनको अलग किया जाता है और कैसे वह हम तक पहुंचते हैं। विशेष रूप से शहर के
ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यहाँ जानने की कोशिश करना है तो हमें दिन भर जो चीज़ खाते हैं वह कहाँ से आती है, तो किसानों की हमारे जीवन में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम, इन 3 चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। ये देखिए बच्चों, ये है आलू की पकौड़ी, ये है बर्फी और ये है आइसक्रीम। ठीक है, ये किन चीज़ों से बनती हैं? तो आलू की पकौड़ी आलू से, बेसन से और तेल से बनती है। ठीक है बच्चों, ये आलू की पकौड़ी बेसन और तेल से बनती है। बर्फी दूध से और चीनी से बनती है। आइसक्रीम भी जो है बच्चों वो भी दूध और चीनी से बनती हैं। बाद में इसे ठंडा करके जमाते हैं, वो अलग सी बात है, लेकिन इसकी बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो है बच्चों वो किसान से ही आती हैं। वो कैसे? वैसे कि आलू जो है वो भी किसान ही उसे अपने खेत में उगाते हैं। बेसन जो है वो चने से बनता है, तो चना भी उगाते हैं। ठीक है, चने के पौधे लगाते हैं, चने उगाते हैं, उससे बेसन बनते हैं। तेल जो है सरसों का तेल हो या किसी भी प्रकार का तेल हो बच्चों, वो किसान के द्वारा ही उसका फर्स्ट स्टेज होता है, क्योंकि मूंगफली का तेल हुआ, सरसों का तेल हुआ, सोयाबीन का तेल हुआ, ये सारे पहले इसके पौधे उगाए जाते हैं, फिर इनके बीजों में से तेल निकाले जाते हैं। बर्फी जो है वो दूध से बनती है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, दूध एक डेयरी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, ये किसान से रिलेटेड नहीं है। लेकिन चीनी जो है बच्चों वह खेत से ही आती है। इसका फर्स्ट स्टेज खेत से ही होता है, किसान भाई के हाथों से होता है, क्योंकि चीनी गन्ने से बनती है, शुगर केन। ठीक है बच्चों, शुगर केन जो होता है वह खेत में ही पहले होता है, उसके बाद उसे मील में लाकर वो गन्ने की रस निकाल कर चीनी बनाई जाती है। आइसक्रीम जो बच्चों वो भी दूध से बनता है, ये भी डेयरी प्रोडक्ट है, इससे किसान से कोई मतलब नहीं है। लेकिन चीनी को मैंने भी बताया कि ये शुगर केन से बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें हो गई, इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए, कैसे क्या बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इन चीज़ों का जन्म कहाँ से होता है? इन चीज़ों का जन्म होता है किसान के हाथों खेतों में। किसान के हाथों खेतों में होता है इन चीज़ों का जन्म, जो इंग्रेडिएंट्स हमने आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम में बताए हैं। ठीक है, ये हम तक पहुंचने का सफ़र क्या है? इनका हम तक पहुंचने का सफ़र क्या है? हम तक पहुंचने में इसको व्यापारी मदद करते हैं। किसान डायरेक्टली मार्केट में आकर इसे सेल नहीं करते हैं बच्चों, ये व्यापारी वहां जाते हैं और उनकी उचित दाम लगाकर वहां से लाते हैं। होलसेल में, बल्क में खरीदते हैं, होलसेल में खरीद के लाते हैं, फिर छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं वो वहां से खरीदते हैं, फिर हमारे पास वह प्रोडक्ट पहुंचता है। ठीक है, किन किन हाथों से होकर हम तक पहुंचती हैं यह वस्तुएं? किसान से बड़े व्यापारी, फिर दुकानदार से हम तक पहुंचती हैं। इस पूरे सफर में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है? इस पूरे सफर में सबसे ज्यादा मेहनत किसान की होती है, फिर व्यापारी और दुकानदार की होती है। इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है? इन लोगों में से किसान को बहुत ही कम मुनाफा मिलता है, ज्यादा मुनाफा तो व्यापारी और दुकानदारों को होता है। ठीक है बच्चों, ये है खास पकवान। ये भी हमारे पाठ से लिया गया है कि किस तरीके से कहाँ का पकवान फेमस है। जैसे कि पाठ में बताया गया है कि गया का जो तिलकुट है वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगहें हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर हैं। अपने परिवार के लोगों से पता करो, उनके बारे में बताओ। तो इसका उत्तर है बच्चों आगरा का पेठा। आगरा का पेठा बहुत ही फेमस है। आगरा जो है वहाँ पे ताजमहल स्थित है बच्चों। 7 अजूबों में से एक अजूबा हमारा
आगरा का ताजमहल है और वहाँ के पेठे बहुत ही फेमस है। बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग फ्लेवर के पेठे वहाँ पर मौजूद होते बनाए जाते हैं, उपलब्ध हैं। मथुरा में पेड़ा, मथुरा में पेड़ा बहुत फेमस है। मथुरा जो है वह श्री कृष्ण की नगरी है, वहाँ पे दूध का भंडार बहुत है, इसकी वजह से वहाँ पर पेड़ा बहुत ही फेमस है। तथा पश्चिम बंगाल में अपने रसीले रसगुल्ले के लिए पश्चिम बंगाल का फेमस रसगुल्ला होता है बच्चों, जो वाइट छेने के रसगुल्ले होते हैं, गोल गोल रसीले होते हैं, वह बहुत ही फेमस हैं। प्रश्न नंबर 2, पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। ठीक है बच्चों, सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना सभी काम है और सारी क्रियाएं हैं। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है, इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई हैं। क्रियाओं का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करो। बच्चों यहाँ चौकन, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ छौंकना होगा, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। छौंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना, भूनना, ये क्या है? ये सारी क्रियाएं हैं। ये बच्चों ये सारी क्रियाएं हैं। किसी भी कार्य को करने को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसकी विधि दी गई है और इसमें जितने ये क्रिया वाले शब्द दिए गए हैं वो छूट गए हैं, तो इनको हमें यहाँ पे फिलअप करना है। तो इसकी विधि दी गई है और छूटे हुए शब्द दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार है यह। देखिए, इलायची, दालचीनी और लौंग थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पीस लो। ये खाली शब्द के स्थान पे होगा, पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीस कर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी होने तक भून लो। अब दाल निकालकर पीस लो। तेल को कुकर में डालकर गर्म करो। तेल गर्म हो जाने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट धुली हुई दाल और सब्जी डालो और अच्छी तरह मिलाओ। शेष पानी 4 प्याले डालकर एक बार चलाओ। कुकर बंद करो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसाले का पेस्ट मिलाओ। खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च छौंक कर परोसे गर्मा गर्म। तो बच्चों इसमें आपकी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ये सारी विधियां दी हुई हैं। से इलायची, दालचीनी और लौंग थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीस कर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी होने तक भून लो। अब दाल निकाल कर पीस लो। तेल को कुकर में डालकर गर्म करो। तेल गर्म हो जाने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भून लीजिए। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट धुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह मिलाओ। शेष पानी 4 प्याले डालकर एक बार चलाओ। कुकर बंद करो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसाले का पेस्ट मिलाओ। खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छौंक कर परोसो गर्मा गर्म। तो ये हो गई बच्चों खिचड़ी बनाने की विधि। छुट्टी के दिन घर में ऐसी ही खिचड़ी बनाने में बड़ों की मदद करो। तो बच्चों आपको यह काम करना है कि ऐसी ही खिचड़ी बनाना है। ठीक है, और खाने से जुड़ी कुछ अन्य क्रियाएं भी सोचना है। तो बच्चों आप कौन कौन सी डिश बनाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ही इनोवेटिव हैं और वो बहुत कुछ बनाते हैं। तो बच्चों आप भी कमेंट में बताएं कि आप कौन सी डिश बनाना पसंद करते हैं। ये आ गई बच्चों पाठ से हमारे भारत तेरे रंग अनेक। जिस तरीके से हमने पढ़े कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों से फसलों के त्यौहार को मनाया जाता है,
तो इसी संदर्भ में कहा गया है भारत तेरे रंग अनेक। भारत एक और रंग अनेक, कितनी मजेदार बात है। हमारा देश विविधता वाला देश है। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने आपको वहाँ नोट्स लिखकर बताया था कि मैंने इसका व्याख्या बाद में दिया हुआ है। देखिए बच्चों, हमारा देश विविधता वाला देश है। यहाँ पर बहुत तरीके की संस्कृति पाई जाती है। हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक है। यहाँ पर प्रांत के अनुसार भाषा, भोजन, कपड़े, लोक कलाएं, लोक संगीत अलग अलग हैं। यहाँ तक कि इनके नए वर्ष का आगमन भी अलग अलग समय पर होता है। ठीक है बच्चों, ये है भाषा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे पश्चिम बंगाल में बंगाली, पंजाब में पंजाबी, असम में असमिया, उत्तर प्रदेश में हिंदी। तो वैसे हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है बच्चों, उत्तर प्रदेश में तो हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी पूरे भारत में ही बोली जाती है। भोजन, हमारी उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत में अलग अलग व्यंजनों का प्रचलन है। उत्तर भारत में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दक्षिण भारत में इडली सांभर, पश्चिम भारत में ढोकला, फाफड़ा आदि तथा पश्चिम बंगाल में मछली चावल का चलन है। वैसे तो पूरे भारत में सभी कुछ प्रयोग में लाते हैं, परंतु यह सारे भोजन वहाँ के मुख्य भोजन में सम्मिलित हैं। ठीक है बच्चों, अब आती है कपड़ों की बारी। पंजाब में पुरुष लुंगी कुर्ता तथा स्त्रियां सलवार कमीज, पश्चिम बंगाल में पुरुष कुर्ता पजामा तथा स्त्रियां साड़ी पहनती हैं और उत्तर प्रदेश में पुरुष शर्ट पैंट तथा स्त्रियां साड़ी पहनती हैं और राजस्थान में पुरुष धोती कुर्ता तथा स्त्रियां घाघरा चोली पहनती हैं। ठीक है बच्चों, अब आती है वहाँ लोक कला की बात। हमारा भारत बहुत ही बड़ा देश है और यहाँ पर जो है अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरीके की कलाएं प्रचलित हैं। उसमें एक बहुत ही मुख्य है बिहार की मधुबनी पेंटिंग। बिहार में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है, यह बहुत ही फेमस है। ठीक है बच्चों, और नए वर्ष में जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के चैत्र मास के प्रारंभ में नया वर्ष मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में पहला बैसाख के दिन मनाते हैं। पहला बैसाख जो होता है बच्चों वो अप्रैल में पड़ता है, 15 अप्रैल को पड़ता है। ठीक है बच्चों, लोक संगीत जो है वह अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से प्रचलित है। जैसे कि यह है असम का और यह है राजस्थान का। तो बच्चों अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे लोक संगीत भी फेमस है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप इसके सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कर लें और हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।